हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस में भूगोल का 4th अध्याय करने जा रहे हैं। कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का नाम सुनते ही, कृषि का नाम सुनते ही हमारे जहन में जो हमारे खेत वगैरह या खलियान वगैरह जो फसलें हैं वो आ जाती है, और हमारे को ऐसा पता लगता है कि कृषि के बारे में तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और लगभग सभी बच्चे कृषि के बारे में जानते ही होंगे। तो आज हम क्या है, इस अध्याय को पूरी गहराई से पढ़ेंगे कि कृषि किसे कहती हैं, हमारे देश में कितने प्रकार की कृषि पद्धति है और कौन कौन सी क्या है जो ऋतुएं हैं ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। लोगों को जो काम मिला हुआ है, जो रोज़गार मिला हुआ है भारत के लोगों को, वो किससे मिला हुआ है? ज़्यादातर कृषि से, क्योंकि अधिकतर लोग जो है क्या है वो कृषि पे ही डिपेंड करते हैं। आपने देखा होगा जो गांव के जो अधिकतर लोग होते हैं वो क्या है, सर्विस वगैरह उनके पास कमी होती है और वो क्या है, उनका कार्य क्या होता है, कृषि करना होता है। और जो आप सभी जानते हैं कि जो किसान लोग होते हैं वो सुबह ही क्या है खेतों में चले जाते हैं और क्या है शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं। इस प्रकार क्या है, आज हम ये क्या है कृषि के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें पता लगेगा कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कृषि को जो प्रभावित करता है वो है नंबर 1 जलवायु। कि जो जलवायु कैसी है वहाँ की, वहाँ का वातावरण कैसा है, तापमान कैसा है, वर्षा कम होती है ज़्यादा होती है, ये जलवायु में आता है यहाँ। फिर आता है आपका धरातल। धरातल में जैसे क्या है, कहीं पर क्या है हमारी जो भूमि है वो समतल आ गई, कहीं पर क्या है मरुस्थल, कहीं पर क्या है उबड़ खाबड़ जगह हो, पहाड़ी क्षेत्र आ गई। तो क्या है उसमें एक जैसी कृषि नहीं की जा सकती हर जगह, वो क्या है उसकी धरातल के अकॉर्डिंग ही कृषि की जाती है। जैसे मरुस्थल है वहाँ पे पानी की कमी है, मिट्टी वगैरह ज़्यादा है, धूल भरी आंधियाँ चलती है, तो वहाँ पे हम क्या है कौन सी फसल को उगा सकते हैं, बाजरा वगैरह हो गया। और पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, ढलान है, पानी रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे क्या होनी चाहिए, चाय। और जो समतल भूमि है जहाँ पे सिंचाई के प्रबंध अच्छे हैं तो वहाँ पर क्या है जैसे कपास हो गई, चावल हो गई, गन्ना वगैरह ऐसी कृषि की जाती है। इसके बाद में आ जाती है हमारी जो महत्वपूर्ण है वो मृदा। अलग अलग मृदा में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे मरुस्थलीय आ गया तो वहाँ पे क्या है बाजरा होगा। अगर पर्वतीय मिट्टी आ गई तो पर्वतीय मिट्टी में क्या होगे, जैसे सेब वगैरह जैसी ये फसलें ज़्यादा होती है। और आगे आपके जैसे काली मृदा आ गई, काली मृदा में जैसे कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है काली मृदा लाभदायक होती है। सबसे जो ज़्यादा कपास होती है वो काली मृदा में ही होती है। इस प्रकार क्या है मृदा। और फिर आता है जैसे हमारे परिवहन के साधन। अगर हमारी फसलें पककर तैयार हो गई, उनको निकालना है, मंडियों में लेके जाना है, तो इसलिए हमारे पास परिवहन के साधन भी होने चाहिए फसलों को मंडियों में ले जाने के लिए। अगर जिस भी किसान के पास ये साधन नहीं है, परिवहन के साधन नहीं है, तो उसको क्या है अपनी फसलें वगैरह ले जाने में बड़ी ही किल्लत होती है, दिक्कत आती है। और फिर आता है इससे आगे आपकी बाज़ार की जो निकटता है। हमने फसल क्या है हमारी मंडियों में लेके जाना है तो हमारे जो क्या है बाज़ार वो निकट होने चाहिए, जो हम क्या है जल्दी से क्या है फसल को वहाँ पर ले जाएं। और जिस किसान के पास क्या है जैसे परिवहन के साधन नहीं है, अगर उसको दूर लेके जाना पड़ेगा तो उसको ज़्यादा किराया क्या है भरना पड़ेगा। और कई बार हम ऐसी फसलें बो लेते हैं जैसे सब्जी वगैरह, वो जल्दी क्या है ख़राब हो जाती है। इसलिए क्या है बाज़ार की निकटता उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर उस क्या फसल को या उस सब्जी को हम दूर तक लेके जाएंगे, मंडी दूर है, तो क्या है वो ख़राब हो जाएगी। सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन अगर हम कोई भी फसल आजकल अगर से उपज लेते हैं, उसकी उगाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास सिंचाई के साधन उपलब्ध होने चाहिए। जैसे कहीं पर क्या नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, कहीं पर तालाबों के द्वारा, ट्यूबवेलों के द्वारा, इसलिए सिंचाई के साधन भी होने चाहिए। इसका क्या है महत्वपूर्ण कारक है ये भी। फिर आ जाता है कृषि यंत्र। जो आधुनिक टाइम है, अब का जो टाइम है
इस टाइम में क्या है कृषि यंत्र क्या है नए नए चल गए हैं, जिससे क्या है कई जो किसान है वो क्या है उनकी क्या है वो बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास रोजगार भी नहीं बचा है। क्योंकि पहले पहले टाइम में क्या है इतने साधन नहीं थे, तो क्या है लोग कृषि कार्यों में लगे हुए होते थे, उनको क्या है काम धंधा मिला रहता था। परंतु आजकल क्या है आधुनिक मशीनें वगैरह चल पड़ी है, तो इसलिए क्या है ज़्यादातर श्रमिकों का काम नहीं रहा। इसलिए क्या है ये कृषि यंत्र भी बहुत ही ज़रूरी है। फिर आता है हमारी जो कृषि की पद्धतियाँ, भाई कृषि कितने प्रकार की, सो इसमें आए कि जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह कृषि में क्या है जो फसल है वो किसान 1 या 2 एकड़ में अपने घर के गुजारे के लिए बोता है वो, और पूरे परिवार के साथ वो उसमें क्या है कड़ी मेहनत करता है। जो ये निर्वाह कृषि है इसमें क्या है वो पूरे परिवार के साथ कड़ी मेहनत करता है और इस उपज की पैदावार लेता है। वह इसका व्यापार नहीं करता है, वो इसका व्यापार नहीं करता, परंतु वो उसको क्या है अपने घर में ही स्टोर करता है और वो क्या है अपना जीवन निर्वाह करता है। गहन कृषि, जो गहन कृषि होती है वो उस जगह पे की जाती है जहाँ पर क्या है जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, और जहाँ पर क्या है जो भूमि कम होती है, जनसंख्या अधिक मिलेगी और वहाँ पर भूमि कम मिलेगी। जहाँ पर क्या जनसंख्या का दबाव अधिक हो तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, अधिक पूंजी लगाएंगे, अधिक क्या है उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, अच्छे बीजों का प्रयोग करेंगे, और वो क्या है जो फसल की पैदावार वो अधिक लेंगे, क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है उसका क्या है वो निर्वाह भी करना है ना। इसलिए इसमें क्या है वो अच्छे अच्छे रासायनिक उर्वरक, अच्छे बीज, अच्छी सिंचाई, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है इसमें। और इस प्रकार की कृषि में प्रति एकड़ जो उपज होती है ये प्रति एकड़ 1 किले में वो क्या बहुत अधिक होती है, कम नहीं होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और अच्छे बीजों का प्रयोग हुआ है इसलिए। और इस प्रकार की कृषि वर्ष में क्या है जो क्या है 2 या 3 बार अदल बदल कर बोई जाती है। एक वर्ष में 2 या 3 फसलें ली जाती है ये गहन कृषि में। इसके बाद में आपका आता है विस्तृत कृषि। जो विस्तृत कृषि होता है इस प्रकार की कृषि में भूमि का विस्तार बहुत अधिक होता है और इसमें जनसंख्या बहुत कम होती है। और दूसरा क्या होता है इसमें श्रमिकों की कमी होने के कारण यंत्रों तथा जो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा क्या है इसको क्या है काम में लाया जाता है। इस प्रकार की कृषि में प्रति एकड़ जो उपज होती है वो कम होती है और इसमें क्या होता है साल में एक ही फसल बोई जाती है। गहन कृषि में 2 या 3 और विस्तृत कृषि में 1। आगे आती है आपकी व्यापारिक या वाणिज्यिक। व्यापारिक तो आपको पता लग गया होगा, जो व्यापार के लिए कृषि करते हैं, इसको हम घर पे नहीं रख सकते हैं, इसको हम क्या उद्योगों वगैरह में या फैक्ट्री वगैरह में ले जाते हैं। और ये क्या है जैसे गन्ना वगैरह हो गया, कपास वगैरह हमारा ये कपास, ये क्या है कपास हम घर पे रख सकते हैं नहीं, कपास से क्या बनता है ये जैसे वस्त्र वगैरह ये, तो ये व्यापारिक कृषि है ये। इसलिए क्या है इनको घर पे नहीं स्टॉक किया जाता बल्कि इनकी क्या है उद्योगों या मिलों में ले जाया जाता है, ये व्यापारिक कृषि कहलाती है। और इसके बाद में आपकी आ जाती है कि खरीफ की ऋतु या खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और ये हम जानेंगे कि जो खरीफ की फसलें हैं वो कौन सी है। तो ध्यान रखना जो खरीफ की फसलें होती है पहले उसके हम क्या देखेंगे, जैसे चावल हो गया, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का, जो अब का जो टाइम चल रहा है हमारा, अब ये मई का जो है ये मई में देख लो कौन सी फसलें बो रहे हैं किसान, आपने देखा होगा आसपास में नरमा बोया है, कपास जो बोई है, आगे क्या है वो चावल की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो बाजरा जैसे बारिश होते ही, मक्का, मूंगफली, जूट, कपास, ये खरीफ की क्या है फसलें हैं, खरीफ की ऋतु है ये। खरीफ की ऋतु आती कब है ये पता है, आगमन कब होता है इसका, इनका होता है जैसे हमारी जो मानसून जो आती है, मानसून कब आती है जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में आ जाती है। और ये क्या जब क्या है मानसून खत्म होने वाली होती है तब क्या ये ऋतु खत्म हो जाती है ये, जैसे नवंबर वगैरह में। फिर आती है आपकी रबी की फसलें। रबी की फसलें में क्या होता है गेहूँ, चना, सरसों, तोरिया। आपने सर्दियों में देखा होगा कौन कौन सी फसलें होती है, गेहूँ देखी होगी जो कणक बोलते हैं, चना देखा होगा, सरसों देखी होगी, ये सारी क्या है रबी की फसलें हैं। और ये नवंबर में बोई जाती है। जब हमारी क्या है खरीफ की फसलें क्या काट ली जाती है तो उसके तुरंत बाद हम क्या है रबी की फसलों को बो देते हैं और ये अप्रैल मई में काट ली जाती है। जैसे आपके पेपर खत्म होते हैं मार्च में, आपने अप्रैल में देखा हो गया जो गेहूँ वगैरह क्या पककर तैयार हो जाती है और किसान क्या है 1 महीने 1 डेढ़ महीने इतने बिजी रहते हैं इसमें अप्रैल और मई में।
तो ये क्या है, रबी की फसलें होती है उस टाइम ये। आगे आती है आपकी जायद की। जायद फसलें कौन सी होता है, जिसमें क्या इसका टाइमिंग काल बिल्कुल ही कम होता है, जो 1.5 या 2 महीने जो बीच का जो क्या समय जो खाली मिलता है ये, उसमें हम इसको बो देते हैं। आपने देखा होगा कि जो अप्रैल या मई में जो फसलें कटने के बाद में जो टाइमिंग हमारे पास जो टाइम है वो कम रह जाता है, उसमें हम ये फसलें बोते हैं। जैसे हमारे खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गए, खीरे हो गए, ये सारी जायद की फसलें हैं। इस लेसन में एक आता है कि झूम कृषि किसे कहते हैं। झूम कृषि प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो झूम झूम मीन्स क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर जो खेती करते हैं। जैसे हम क्या है, यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर गए आगे, या 5 किलोमीटर आगे गए, तो वहाँ पर क्या है, हमने 1-2 साल कृषि की, फिर क्या है उस स्थान को छोड़ दिया, फिर आगे चले गए। ऐसे झूम खेती कहते हैं उसको। जैसे क्या है, स्थान बदल बदल कर जो कृषि करते हैं उसको झूम कृषि कहते हैं। तो इस लेसन में कई क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपके चावल के लिए भौगोलिक दशाएं, गेहूं के लिए भौगोलिक दशाएं, और गन्ने के लिए, कपास के लिए, यहाँ पर क्या है काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये चावल के लिए, तो चावल के लिए सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, तापमान, तापमान कितना होना चाहिए इसका। फिर लिखोगे आप वर्षा, वर्षा की ज़रूरत कितनी होती है। श्रमिक, उत्पादन, वितरण, भूमि, मृदा, ऐसे लिखोगे ये। जैसे चावल के लिए कितने तापमान की ज़रूरत होती है, तो क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, सेल्सियस से अधिक तापमान, और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये क्या है, हमारा लेसन आज पूरा कंप्लीट हो गया है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।